थैंक यू जसप्रीत। विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में दूसरी बार हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रधानमंत्री जी ने, शुरुआत करते हैं हम कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि दिक्कत में है देश, पूरी दुनिया इस वक्त दिक्कत में है, जैसा माहौल मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ियों को कम किया जाए, कॉन्वॉयज को कम किया जाए, जो भी हम कोशिश कर सकते हैं वो कम करें। और नजर आ रहा था आज की कॉन्वॉय जो है वो कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपने बात की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम पूरा फ्लीट लेकर जाएंगे, सारा कुछ करेंगे हम। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी स्थिति को, और इसमें क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है? सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए न्यूज 18 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने डायमंड स्टेट समिट छत्तीसगढ़ का यहां पर आयोजन किया है, और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और जिसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर में है, और उससे हमारा ये देश भी अछूता नहीं है, और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, अनावश्यक रूप से खपत मत हो, गोल्ड वगैरह की खरीदी भी अनावश्यक मत करें, ताकि मतलब हमारे देश का पैसा विदेश मत जाए। और हम लोग भी उनके आह्वान का पालन करते हुए सबसे पहले तो हमने अपने मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम की है, और हमारे अन्य मंत्रीगण भी और लोग भी अपने मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं, और धीरे से हम लोग ईवी की ओर आगे बढ़ेंगे। और पूरे प्रदेश के लोगों से भी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आह्वान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब गौर करें, और उससे ही देश का भी भला होगा और छत्तीसगढ़ का भी भला होगा। साई जी, जब आपसे पिछली बार हम मिले थे यहां पर लगभग 2 साल पहले, तो उस वक्त नई नई सरकार थी आपकी। जो हमारे को अभी लोग बताते हैं कि साई जी की सरकार जो है वो साएं साएं चल रही है, और काफी कुछ हुआ है जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ। कई चीजें उस वक्त भविष्य में थी जो आज भूत में जा चुकी हैं। सबसे बड़ी उसमें जो नक्सल मूवमेंट थी, उस वक्त बात हो रही थी कि हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत लगी हुई है। उस वक्त वो भविष्य की बात थी, आज वो भूत में जा चुकी है। लेकिन जब आप अपना ये कार्यकाल देखते हैं पिछले लगभग 2.5 साल का, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी आपकी उपलब्धियां रही हैं? क्योंकि अब समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस सरकार का अगली चीज की तैयारी भी होगी, और क्या लग रहा है आपको कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भी करने को बाकी हैं? देखिए, पिछले बार जब आपके साथ कार्यक्रम हुआ था तो हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था, और आपको हम बताना चाहेंगे कि दिसंबर 2023 में हम लोग सरकार में आए, और अगले ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे, और जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनकी एक समीक्षा बैठक उन्होंने यहां पर की। तब पता चला कि पूरे देश के नक्सलवाद का 75 से ज्यादा प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है, और इसका कारण ये था कि उसके पहले जो यहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसका सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला था, इसलिए नक्सलवाद यहां पर भारी तादाद में बचा था। बाकी 1/4 बाकी प्रदेशों में, 6-7 प्रदेशों में था। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बन गई और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, और उन्होंने एक डेडलाइन घोषित कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए। और आज मुझे बताते हुए गौरव होता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प था
31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प पूरा हुआ है। आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। और जहां तक आपने हमारी सरकार में साए काम होने की बात कही है, तो जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बीजेपी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम होंगे, और उन सभी वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया था। और आज 2.5 साल हमारी सरकार को पूरे हो रहे हैं और इतने कम समय में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछली सरकार में गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं थी, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और हम लोग दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था की। और आज 2.5 वर्षों में ये बताते हुए गौरव होता है कि अभी तक जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई हमारे देश में, तब से 26 लाख प्रधानमंत्री आवास प्रदेश को मिल चुका है। और 18 लाख जो पिछले 5 वर्षों में वंचित थे लोग, ये 2 साल में उसकी स्वीकृति भी हुई है। और आज 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन चुका है और जिनका गृह प्रवेश भी हो चुका है। और ये वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। फिर हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं, तो किसानों से भी वादा था कि हम प्रति क्विंटल 3100 रुपया धान का कीमत देंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। लगातार 3 साल हो गया है धान खरीद रहे हैं। और 2 साल का बकाया बोनस भी था जिसको यहाँ के किसान करीब करीब भूल चुके थे कि अब ये बोनस मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सरकार बनने के 15-20 दिन के अंदर ही 13 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन हम लोग 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज हमारी माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना की शुरुआत किए और आज हम लोग 2.5 वर्षों में 27 किस्त दे चुके हैं और 27 किस्त में करीब 70 लाख माताओं के खाता में 18,000 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे सीधे उनके अकाउंट में भेजने का काम किए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। और आज जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है और बहुत खुश वो नजर आते हैं। और जब उनका अनुभव सुनते हैं कि महतारी बंधन से कैसे उनका लाभ हो रहा है तो बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। इसके अलावा हमारा जो 2 संभाग है बस्तर और सरगुजा, और वहां के लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं और तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है उन क्षेत्रों में, और 12 से 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। तो इसका भी कीमत हम लोगों ने 4,000 से बढ़ा के 5,500 किया है। और चरण पादुका योजना जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर से चालू किए हैं, बोनस देने का भी काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का जन्मभूमि है और प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और जब 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए तो उसकी खुशी जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को हुई उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं।
और यहाँ की सरकार ने एक रामलला दर्शन योजना शुरू की है ताकि यहाँ के राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। और आज बताते हुए मुझे खुशी भी होती है और गौरव भी होता है कि 2 वर्षों में 42,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और फिर ये सिलसिला अभी जारी है। तो इस तरह से मोदी के गारंटी के अधिकांश काम आज 5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको साल में एक बार 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। 2 साल उनको भी दे चुके हैं। पिछली सरकार में हमारे प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ था। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार हुआ था और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि इसकी भी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और उसके भी दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में हैं। तो इस तरह से 2.5 वर्षों में ही मोदी के गारंटी के अधिकांश काम पूरा किए हैं। और इसलिए जब गांव में जाते हैं तो लोग देखकर साएं साएं ऐसा बोलते हैं, लोगों में खुशी होती है। जी जी साई जी, सीएम की जो कुर्सी होती है देखिए बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी है, बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है, बड़े दायित्व है यहाँ पर। लेकिन जब ये सारी मूवमेंट, आप ये जो नक्सलवाद को जब आप देखते हैं और जैसे पिछले 2 साल में आपने इसके ऊपर काफी नकेल कसी, इसको यहां से खत्म कर दिया गया और आपने उस वक्त ये कहा था कि बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से। और लेकिन इसका बड़ा जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है कि क्या इसका बोझ कभी कभी आपने महसूस किया कि एक बड़ी बात है ये कहना, क्योंकि लोग तो आपके ही हैं सारे जो भी छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे वो नक्सल हो चाहे कुछ भी हो, और आप भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको लगा कि इसका भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं कि बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से, आपको दोनों चीजें करके साथ साथ ही चलना पड़ा। एक तरफ बातचीत, एक तरफ कई तरीके की सेवाएं, आपकी जो स्कीम्स थी, चाहे वो नियाद नीलनार स्कीम थी, और दूसरी तरफ ये भी कि बिल्कुल कड़ा रुख अपनाया जाएगा और एक डेडलाइन सामने थी कि इस टाइम तक इसको खत्म करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितनी बार आपको लगा कि बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी वाला काम है ये, कि इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी चुनौती भरा एक काम था, काहे कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो जनजाति समाज से ही थे और उसी समाज से मैं भी आता हूं। वो एक तरह से मोहरा बन गए थे, उनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि जहां पर शोषण होता है, जहां पर विकास नहीं होता है, वहां पर ये नक्सलवाद पनपता है और ये झूठा झांसा देकर ये हमारे लोगों को गलत फहमी में डाले रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब देश के पार्लियामेंट में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने नक्सलवाद पर अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने पूरा तर्कपूर्ण ढंग से नक्सलवाद की व्याख्या की। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां गरीबी होती है, जहां शोषण होता है, वहां नक्सलवाद पनपता है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गई और जब हम लोगों ने ठाना कि नक्सलवाद को समाप्त करना है तो उनको मारने की या न्यूट्रलाइज करने की हम लोग की मनसा नहीं थी और इसलिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी आह्वान किया कि ये हिंसा से, ये गोलीबारी से न किसी का भला हुआ है न भला होने वाला है। भला होगा तो संविधान में विश्वास करने से होगा और संवाद से होगा। और इसीलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि सभी हिंसा छोड़ें, गोलीबारी की भाषा छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और यही आह्वान मुख्यमंत्री के नाते हमने भी किया। यही आह्वान हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कहा, मतलब आह्वान किया और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग लाए यहाँ पर अन्य प्रदेशों का अध्ययन करके और उसका भी परिणाम हुआ कि आज 3,000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित हुए। लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर मतलब गोलीबारी की भाषा ही आप लोगों को समझ में आती है तो उसका भी जवाब हमारे जवान देंगे। तो
इस तरह से जो भी आए पुनर्वास नीति से प्रभावित होके और हम लोगों के आह्वान को मानते हुए, तो उनके साथ सरकार अच्छा पुनर्वास नीति के माध्यम से उनका भला कर रही। मुख्यमंत्री जी, जब आपको ये जिसको कहते हैं ये तिथि दी गई थी 31 मार्च वाली, अमित शाह जी ने कहा था कि तब तक नक्सल जो वादा यहां पर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो क्या इसका भी आपके ऊपर प्रेशर था कि ये डेडलाइन जिसे कहा जाता है जैसे कोई एग्जाम की डेट हो, लेकिन ये एग्जाम की डेट नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी ये कहना कि नक्सलवाद यहां पर खत्म हो जाएगा एक पर्टिकुलर डेट पर आकर, तो क्या आपको कभी बहुत ज्यादा प्रेशर इसका महसूस हुआ कि इसको हम कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग को विश्वास था जी कि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और हमारे देश के गृह मंत्री जी भी कोई चीज बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, और अगर वो बोल रहे हैं और दोनों का आशीर्वाद और दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ये तो पूरा विश्वास था कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। लेकिन पूरी रणनीति के साथ सब लोग भिड़े रहे। माननीय गृह मंत्री जी, हम सब लोग हमारे जवानों के बीच जाकर उनके साथ संवाद करना, उनके साथ भोजन करना, उनके परिवार के साथ बात करना, और कैजुअलिटी बहुत कम हुई तो उनके साथ अस्पताल में जाके मिलना, हम दोनों जाते थे, हम भी, हमारे गृह मंत्री भी जाते थे, तो इतना उनका हौसला रहता था कि बोलते थे कि ठीक होने दो साहब, फिर 10 को मारेंगे, ऐसा उनका हौसला बुलंद रहता था। तो ये सब चुनौती थी, और हम तो एक दिन मतलब एक सुरक्षा कैंप में रात में अचानक चले गए और रात भर रहे, उनके साथ भोजन किए, रात वहां बिताए, सवेरे उनके साथ नाश्ता पानी भी किए और फिर वहां से वापस आए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ हम लोग भी जाते थे, वो हमारे जवानों के साथ संवाद करते थे, उनके साथ भोजन करना, गांव में चौपाल लगाना, तो इस तरह से करके पूरा जनता का भी सहयोग मिला और जवानों का हौसला भी अफजाई हुआ। तो एक चुनौती भरा एक काम तो था, लेकिन पूरा विश्वास था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो अवश्य पूरा होगा इनका संकल्प। बड़े संवेदनशील तरीके से जो नक्सलवाद से निकलकर बाहर आए, उन्हें आपको उनको देखना पड़ेगा, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे, उनको सोसाइटी में वापस उनको लेकर आना पड़ेगा। आपने कई सारी स्कीम्स भी स्टार्ट की, किसी को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी गई है, किसी को प्लम्बर्स की ट्रेनिंग दी गई है, और भी उनको ट्रेनिंग कई तरीके की दी गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी कोई भेदभाव वाली बात उनकी अगेंस्ट रहेगी कि अरे यार ये तो नक्सली थे, ये तो नक्सलवाद से आए हैं, खतरनाक लोग थे, या ऐसा नहीं लग रहा आपको? और समाज भी पूरी तरीके से, क्योंकि अपने देशवासी हैं, उनको अपने अंदर समेटने के लिए पूरा तैयार है, कैसे देखते हैं आप इसको? अब देखिए, थोड़ा तो रहेगा ही, एकदम से सारा समाप्त तो नहीं हो जाएगा, काहे कि एक तो ये लोग विवश करते थे कि हर परिवार से एक लड़का या लड़की उनको चाहिए, और उनकी मजबूरी होती थी, उनकी बात नहीं मानेंगे तो दंडित होंगे, और अनेकों लोगों को इन्होंने मारा भी, निर्दोष लोगों को, कई निर्दोष लोग दिव्यांग हो गए, किसी की आंखें चली गई, किसी का पैर चला गया, जिनका कोई दोष नहीं था, और आज वो लोग फिर से समाज के बीच में आते हैं, तो थोड़ी सी भावना तो रहेगी ही, और ये सब हमको लगता है कि धीरे धीरे ही ये मतलब ठीक होगा। आज ही हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ पर एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो वापस जाना चाह रहे हैं और उनको लगभग 150 किलोमीटर वापस जाना है, जहां अपनी डिस्ट्रिक्ट में उनको जाना है, और बिल्कुल वो एक टाइम पर नक्सलवाद का वो गढ़ इलाका था, लेकिन वो कह रहे थे बड़े आराम से रात को निकलकर वो जाएंगे, कोई एस्कॉर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो इसी से नजर आ रहा है कि काफी चीजें बदल चुकी हैं छत्तीसगढ़ में। अब वो वाला डर का माहौल अब यहाँ पर नहीं है, वो खत्म हो चुका है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम पर्यटन लेकर आएंगे, टूरिज्म लेकर आएंगे, और कोई शहर से, दिल्ली से, कहीं और से कोई एक पीठ पे पिट्ठू टांग कर कोई बैकपैक लगाकर आए कि मैंने छत्तीसगढ़ में जंगलों के अंदर घूमना है, तो क्या वो घूम सकते हैं? कोई खतरा है उनको, या कॉन्फिडेंस? कोई खतरा नहीं है, अब तो कभी भी रात में भी सफर करिए, कहीं कोई खतरा नहीं है। और लेकिन धीरे धीरे
इसको सबको अवगत कराना पड़ेगा और इसके बहुत बड़े माध्यम आप लोग भी हो सकते हैं। और हम तो आह्वान करते हैं मीडिया वालों से कि भाई अब वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा कि मतलब छत्तीसगढ़ आए तो यहाँ पर गोलीबारी की आवाज सुनाई पड़ेगी। अब वो बिल्कुल भी नहीं है। नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हो चुका है और कहीं भी अब आ जा सकते हैं। तो अब हम लोग को इस क्षेत्र में जो बस्तर क्षेत्र है एक तरह से प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। वहां पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, अबुझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा जंगल है, कुटुमसर का गुफा है और धुड़मारास गांव है जिसको यूनेस्को ने पूरे 60 कंट्री में अगर 20 बेस्ट विलेज के रूप में चयन किया तो उसमें एक गांव हमारा धुड़मारास भी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर का क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से कितना वहां पर स्कोप है। तो हम लोग आने वाले समय में पर्यटन को भी बढ़ाने वाले हैं और सैकड़ों तरह के वहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वो सबका भी वैल्यू एडिशन करा के हम लोग वहां के बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और जो वहां का समाज है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, तो कृषि को भी आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और इस साल 2 बड़ी सिंचाई परियोजना मटनार और देउर गांव करीब 2000 करोड़ का है, इसकी स्वीकृति हुई है और इसके बन जाने से करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होगा। पशुपालन को हम लोग उस क्षेत्र में बढ़ाने वाले हैं और उसके लिए एनडीडीबी से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है और हम लोग गाय देना परिवार को शुरू किए हैं। और जब से गाय देना शुरू किए हैं और एनडीडीबी से समझौता हुआ है, दूध का उत्पादन भी बढ़ा है और पशुपालन के साथ साथ हम लोग बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सबको भी हम लोग उस क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। और हर्बल प्लांट के प्रोडक्शन को भी हम लोग महत्व दे रहे हैं, काहे कि उसमें भी काफी आर्थिक लाभ होता है। तो इस तरह से हम लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और एक जो विपक्ष ये नैरेटिव और बना के चलते हैं कि बीजेपी वाले इसलिए नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो बिल्कुल ये उनका असत्य बात है, क्योंकि नक्सलवाद से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं थी या तो जानबूझकर नहीं लड़े, लेकिन आज उनके पास कोई बात कहने को नहीं है तो ये गलत नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, विपक्ष का तो ये कहना है कि ये तो आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, यहाँ पर आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई है नक्सलवाद की, जो उनकी जो मूल सोच थी वो खत्म नहीं हुई है, मूल सोच। और अगर मूल सोच नहीं खत्म हुई है तो ये किसी भी वक्त फिर पनप सकता है। तो जब विपक्ष ऐसी बातें करता है तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए, हम विकास को पहुंचाने वाले हैं और जब बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी जिससे लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक अछूते रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका जो आइडियोलॉजी है नक्सलवाद का वो भी समाप्त होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अभी लगातार एक स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। अभी तक 70,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में 36 लाख लोगों तक पहुंचना है। तो निश्चित रूप से इससे उनको लगेगा कि सरकार उनके साथ है। उसी तरह से एक बस्तर मुन्ने कार्यक्रम, अग्रणी बस्तर, ये अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। इसमें हम लोग पंचायत में शिविर लगा रहे हैं और जो भी लोगों की मूलभूत जो उनको राशन कार्ड किसी को चाहिए, किसी को आयुष्मान कार्ड चाहिए, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, तो इन सारे दस्तावेज उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा और आइडियोलॉजी समाप्त होगा। बिल्कुल आपने जैसे, लेकिन अभी ये बात बताई कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये सारा कुछ बड़ी जल्दीबाजी में किया गया ताकि वहां पर कॉर्पोरेट्स को लेकर आया जाए, बड़ी कंपनीज को ले आया जाए और वो ताकि यहां पर
अपना अपना काम शुरू कर दे, इसलिए यहां पर नक्सलवाद के ऊपर इतनी नकेल फटाफट कसी गई। ये उनका नैरेटिव है। लेकिन आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ जंगल है, ऊपर नीचे ही कोयले की खदानें हैं, उसमें उसी के अंदर आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री आप हैं। अब आप भी को ये सारी चीजों को बैलेंस करना है कि ऊपर पेड़ भी ना कटे, नीचे से कोयला भी बाहर आए। कोयले की डिमांड इंडिया में बढ़ती ही जाएगी और छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा कोयला जितना देश में दे सकते हैं वो शायद उसकी डिमांड बनेगी, जैसा मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त जैसा क्राइसिस वहां पर आया हुआ है। लेकिन अब आपको इन सब चीजों में संतुलन बना के चलना पड़ेगा। ऊपर पेड़ ना कटे, नीचे से कोयला निकले, अंदर जो आदिवासी समुदाय है उधर तक सड़कें भी पहुंचे और उनको भी डेवलपमेंट नजर आए। तो ये बड़ी चुनौती आपके सामने है। और जहां पर 44% आपका जो जंगल का क्षेत्र हो उसको भी बना के रखना अपने, वो भी कम ना होए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनौती तो है, और जैसे मैंने कहा कि हम उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, पशुपालन को आगे बढ़ाएंगे, हर्बल प्लांट बढ़ाएंगे, टूरिज्म को बढ़ाएंगे, और पूरा बस्तर क्षेत्र में आयरन ओर है, कोयला हमारे इस साइड है, रायगढ़ कोरबा इस साइड है, उधर आयरन ओर है। तो देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ पर वन से आच्छादित है, और हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कहीं अगर विकास की आवश्यकता है तो वहां पेड़ भी काटने पड़ते हैं, कहे कि बिना पेड़ काटे विकास भी संभव नहीं है। कहे कि जैसे मैं अपने ही NH-43 की बात करता हूं, अब वहां पर वर्षों से पेड़ लगे थे और वो सिंगल रोड था। अब उसको अगर हम डबल करना चाहेंगे तो पेड़ तो काटना पड़ेगा, बिना पेड़ काटे सड़क चौड़ा कैसे होगा। लेकिन हमारी उद्योग नीति में भी है कि हम पेड़ लगाते हैं, जितना काटते हैं उससे ज्यादा लगाते हैं। और आज जहां भी पेड़ कट रहे हैं उद्योग के कारण, तो उससे ज्यादा उद्योगपति पेड़ भी लगा रहे हैं। हस्तियों अरण्य जो आपका और है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये हालत है, या तो वो पेड़ लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है जी, दूसरे प्रदेशों में भी लगा रहे हैं। 44% भूभाग नेचुरल रूप से यहाँ पर मतलब वन है। अच्छा, यहाँ ऐसी भी स्थिति है कि पेड़ लगाने की जगह नहीं मिल रही। जो कैंपा है जी, या जो उद्योगपति पेड़ लगा रहे हैं, तो उससे 2.5% और कवर हुआ है, फॉरेस्ट एरिया 2.5% और बढ़ा है। तो इस तरह से 46.5% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है जी। तो ये तो मतलब हम इससे सहमत नहीं है कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ जितना कटता है उससे ज्यादा लगता भी है जी। और बिना पेड़ कटे विकास कैसे संभव होगा? अब आप ही बताइए, या जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि विकास करने के लिए काटना तो पड़ेगा, लेकिन वो देखें कि उसके एवज में पेड़ लग रहा है कि नहीं। जी जी, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य है। अगर आप यूरोप के कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें तो देश के जैसा इसका साइज है। अगर आप उन छोटे छोटे देशों को अगर आप देखें, 3 करोड़ के करीब यहाँ की आबादी है, तो आपको यहाँ के जो युवा हैं उनके ऊपर आपका बहुत फोकस है इस वक्त कि उनको कैसे हम आगे लेकर जाएं। चाहे हम यहाँ पर इसको एक सिलिकॉन वैली बनाएं, यहाँ पर हम IT को लेकर आए, यहाँ पर हम AI को लेकर आए, तो ये सारी कोशिश आपकी चल रही है। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब आप छोटे थे आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, आपको वापस अपने गांव जाना पड़ा, आपको खेती बाड़ी वहां पर संभालनी पड़ी। एक साधारण से खेती बाड़ी करते हुए परिवार से आज आप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। तो एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ अंदर से एक इच्छा की मैंने आगे बढ़ना है। आप इसका संतुलन कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखते हैं कि आपने पढ़ाई आपको छोड़नी पड़ी, लेकिन आज आप इस राज्य के सबसे बड़े ओहदे पर आज आप बैठे हैं, तो पढ़ाई को कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, हमारे विद्वानों ने कहा है। और आज हम देखते हैं कि शिक्षा का काफी विकास हुआ है। आज 25 वर्ष और स्वर्ण जयंती अभी हम लोग अपने प्रदेश का मनाए हैं, और हम 25 साल पहले की स्थिति देखते हैं शिक्षा का, और आज 25 साल में देखते हैं तो जमीन और आसमान का फर्क है। छत्तीसगढ़ बनने के पहले हम एक गांव के रहने वाले हैं, और हमारे गांव में 5वीं बोर्ड लिखने की व्यवस्था नहीं थी। हमको 6-7 किलोमीटर दूसरे गांव में स्कूल में जाके
परीक्षा देनी पड़ी थी 5वें बोर्ड का। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और 15 वर्षों तक, पहले 3 साल को छोड़ दें, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पहला जब 2003 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो चहुमुखी विकास हुआ। खाली शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, बल्कि सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और आज हम कह सकते हैं कि शिक्षा की इतनी व्यापक व्यवस्था है यहाँ पर कि हर गांव में प्राइमरी स्कूल, बड़े गांव हैं तो एक से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल, 6-7 किलोमीटर के अंदर हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज की व्यवस्था। और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 25 वर्षों में हुआ है। आज हमारे यहाँ के बच्चों को उस शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आज लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में है। तो शिक्षा में तो इतना विकास हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को हम लोग सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। आज 2 साल के अंदर ही 20,000 से ज्यादा हमारे बेटा बेटियों को नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सबको नौकरी दे पाना, सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक तो सिंगल विंडो सिस्टम है, 20 स्पोक की नीति है। अगर कोई उद्यमी स्थानीय 1,000 लोगों को रोजगार देता है तो उनको विशेष इंसेंटिव देने का प्रावधान है। और उद्योग के माध्यम से भी हम लोग अपने बेटा बेटियों को रोजगार देना चाहते हैं, या स्वयं उनको उद्यमी भी हम लोग बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई तरह के उनके लिए प्रावधान है। तो इस तरह से उनको रोजगार दाता भी के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग युवाओं के साथ में उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। साईं जी, जब आपने पहला अपना चुनाव लड़ा था अपने गांव में सरपंच के लिए, तो उस वक्त बिल्कुल 0 वोट गिरी थी वहां पर, क्योंकि किसी ने वोट डाली नहीं। उन्होंने कहा कि भी बस आपको ही इलेक्ट करना है सरपंच। तो इतना सिंपल सिस्टम में आप वहां इलेक्ट हो गए, क्योंकि आपके ऑपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और ना उन्होंने कहीं वोट गिरी, 0 वोट गिरी। लेकिन जब आप आज का इलेक्शन देखते हैं, जिसमें इतना, जिसको कहते हैं पेचीदा काम हो गया है वोट्स का, कि कोई वोट्स यहां से ट्रांसफर वहां पर होंगी, कैसे डिलिमिटेशन होगी, कैसे वोट्स को देखा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि प्रजातंत्र जो है वो बहुत ज्यादा कठिन और पेचीदा हो गया है? एक टाइम था कि बस लोग सोच लेते थे कि ये हमारे नेता होंगे, कोई वोट नहीं, बस ये हमारे नेता है, और यूनानिमस चॉइस। देखिए, हमने तो अपनी राजनीतिक यात्रा वार्ड पंच से, छोटे से ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से शुरू की और 5 साल वार्ड पंच के रूप में काम किए। अगला चुनाव आया तो पंचायत के लोगों ने निर्विरोध सरपंच चुना और 6 महीना ही हुआ था तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाई तो विधायक बन गया 26 साल की उम्र में। आपने ये बात नहीं बताई कि आपने अपनी जमीन बेचकर उस इलेक्शन को लड़ा था आपने? हाँ, एक चुनाव हमने जमीन बेचकर लड़ा था। विधानसभा का दूसरा चुनाव था अब विभाजित मध्य प्रदेश में, तो उस समय हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमीन बेची थी। और इतना पार्टी का आशीर्वाद रहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद रहा कि पार्टी ने हमको अभी तीसरा बार विधायक, 4 बार सांसद, केंद्र में मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। और आज एक गांव के छोटे से किसान के बेटा को आज प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। इतना बड़ा पार्टी का और हमारे शीर्षस्थ नेताओं का हमारे प्रति आशीर्वाद है और हम भरसक प्रयास करते हैं कि उनके विश्वास में हम खरा उतरें। आपको तो कहते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा है आपका, कि आप कहीं पर भी जाकर अगर भाषण देते हो वहां का स्ट्राइक रेट इतना हाई होता है। चाहे लोकसभा में, अपने छत्तीसगढ़ में
अगर आपने कहीं पर जाके किसी भी रैली का संबोधन किया, चाहे आप मध्य प्रदेश गए, कहीं पर 91%, कहीं पर 86%, उड़ीसा गए 100%, तो आपको कहा जाता है कि आपका स्ट्राइक रेट बड़ा हाई रहता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? अब ये तो देखिए, आज पूरे देश की जनता का विश्वास बीजेपी पर, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है और उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उस अनुरूप वो अपना काम भी दिखाए हैं। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में भी काम करके दिखाए। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, 12 वर्ष उनको हुए हैं, तो आज 12 वर्षों में भी उन्होंने काम करके दिखाया है। एक समृद्ध और सशक्त भारत, एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब आदरणीय मोदी जी का और बीजेपी का, एनडीए का ये प्रताप है। हम लोग तो उसमें थोड़ा सा एक गिलहरी के समान है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ 2047 का विजन अगर आप देखें आगे, तो कैसा छत्तीसगढ़ आपको नजर आता है आने वाले सालों में, और 2047 तक अगर हम इसको आगे लेकर जाएं? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले लगातार 10 वर्षों तक यूपीए की यहां पर सरकार रही, तो आर्थिक रूप से वो स्थिर थी, वो 10वें नंबर पर वो थी, उसे ना आगे ना पीछे वो जा नहीं पाई। लेकिन जब 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 10 साल में ही उन्होंने इस देश को 10वें से 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से उनका संकल्प जो 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का है, अवश्य पूरा होगा। तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, और उस अनुरूप सरकार काम कर रही है। और हम लोग अपना जो जीएसडीपी है इसको आने वाले 2030 तक डबल करने वाले हैं, और 2047 तक यहाँ के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ में पहुंचाने का सरकार का मनसा है, और उस अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और ये संभव है हमारे छत्तीसगढ़ में। मतलब भगवान ने बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ सब कुछ है, लोहा, कोयला, आज देश का 19%, 20% यहाँ पर है, टीना है, बॉक्साइड है, डायमंड है, गोल्ड है, लिथियम है, सब कुछ है। यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए पूरे देश में कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलकर निश्चित रूप से हम लोग अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। बिजली उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। आप अगर आप युवाओं को यहां पर देखें और ये कोशिश करें कि युवा छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाहर ना जाए और उनको नौकरियां यहीं पर मिले, आप डेटा सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं, आप सिलिकॉन वैली बनाने की यहां पर बात कर रहे हैं, आप आईटी कंपनीज को यहां पर लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप इन सब जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो बिल्कुल भविष्य की जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें किस टाइप का रिस्पॉन्स छत्तीसगढ़ के लिए आप देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहां पर लाए हैं और इसका अच्छा रिस्पांस है। देश में भी और विदेशों में भी इसका अच्छा रिस्पांस है, और अभी करीब 1.5 साल के अंदर ही 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, और एमओयू ही नहीं, धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट का काम शुरू हो गया है, एआई बेस्ड डाटा सेंटर का भी काम शुरू हो गया है, नीफ्ट, नाइलेट जैसे राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल आ रहा है, हर क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग आ रहा है, और निश्चित रूप से
आने वाले 1.5 साल 2 साल में सब दिखेंगे। धरातल में काम शुरू हो गया है। जब आपने अपना इलेक्शन का एफिडेविट भरा था, उसमें आपने जहां पर गाड़ियां लिखी जाती हैं तो लोग गाड़ियां कई कई लिखते हैं, वहां पर आपने वहां पे लिखे 2 ट्रैक्टर, तो गाड़ियों की जगह पर। तो आपको कभी ट्रैक्टर चलाने का मौका मिलता है अब, या अब इतनी गाड़ियां, सिक्योरिटी आपके आसपास रहती है, अब किसानी पीछे रह गई है, अब आपको मौका नहीं मिलता वो? नहीं, देखिए, हम मूलतः तो किसान हैं, गांव का रहने वाले हैं, किसान का बेटा है। हम तो ट्रैक्टर नहीं, हम तो मतलब क्या बोलते हैं, पहले वो भी चलाए हैं, आपका नांगर भी जोते हैं, बैला वाला, वो भी अपने हाथ से चलाए हैं। बाद में लोन में ट्रैक्टर लिए तो ट्रैक्टर भी मतलब चलाए हैं। खेतीबाड़ी में बड़ा शौक भी है। आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं, आज हम जहां पर बैठे हुए हैं नए रायपुर में, जब इसको देखते हैं तो बड़ी बड़ी खुली सड़कें हैं, यहां पर एक प्लान नजर आ रही है, यहां पर सेक्टर बने हुए हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी जमाने में चंडीगढ़ था अपने शुरुआती दिनों में, ये ऐसा लग रहा है जैसे गांधीनगर किसी टाइम पर था अपने शुरुआती दिनों में। तो आज जब आप नए रायपुर को देखते हैं और जिस तरीके से इसका पूरा प्लान बना है, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में ही रहे हैं, आपने जीवन अपना यहां पर व्यतीत किया है, आपको लगता है एक खुलापन आपको महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ हवा बदली है, कुछ चीजें बदल गई हैं छत्तीसगढ़ में, एक खुलापन महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, काफी परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़ में। 25 साल पहले और 25 साल जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तब से काफी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और जो हमारी जो नई राजधानी बस रही है, बिल्कुल पहले तो चंडीगढ़ का नाम होता था, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में नया रायपुर का नाम होगा। आप भी देखे होंगे कि किस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लाइट है। यहाँ पर अपना जो क्रिकेट का स्टेडियम है, पूरे देश में 3 नंबर का क्रिकेट स्टेडियम की आपने बात की, कल आपका आईपीएल मैच था यहाँ पर, और रात के 1:30 बजे जाकर वो खत्म हुआ, जो एक समय में आप सोच नहीं सकते थे कि छत्तीसगढ़ में रात के 1:30 बजे आईपीएल का मैच खत्म होगा और कई सैकड़ों कारें सड़कों पर दौड़ेंगी। रायपुर में आप सोच नहीं सकते थे आप ये, लेकिन हुआ कल रात। सौभाग्य है कि अब छत्तीसगढ़ में सब हो रहा है। यहाँ पर आईपीएल का भी आयोजन हो रहा है। अब आगे और भी बहुत कुछ होगा।